नए साल पर केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। 8 नवंबर 2016 जब सरकार ने नोटबंदी करते हुए 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए थे, इसके खिलाफ अलग अलग कुल 58 याचिकाएं दाखिल की गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बीते काफी समय से सुनवाई कर रहा था। इसी बीच 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और इन सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब इसके बाद बता दें कि जो बेंच इस पर सुनवाई कर रहा था उसमें 5 जज थे, लेकिन एक जज थी जिन्होंने फैसले पर असहमति जताई। सरकार की मंशा को नहीं बताया, लेकिन फैसले को गैर कानूनी। ये महिला जज थी बीवी नागारत्ना, जो 2027 तक सीजीआई बनने की लिस्ट में भी शामिल है। तो कौन है ये महिला जज और उन्होंने अपने फैसले में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद बीते 7 दिसंबर को ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, पीआई गवई, एएस बोपन्ना, वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा, नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इससे ये माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने इस फैसले के साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी। बेंच ने ये भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता, लेकिन इनमें से जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट से पहले कर्नाटक हाई कोर्ट की जज थी। वो देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके ईएस वेंकटरमैया की बेटी है। वेंकटरमैया 1989 में लगभग 6 महीने के लिए सीजीआई थे। नागरत्ना ने बेंगलुरु में एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। फरवरी 2008 में कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसके 2 साल बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के बाद अपनी कड़ी असहमति में केंद्र की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को गैर कानूनी बताया और अधिसूचना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से सहमत हुई कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 के मुताबिक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को स्वतंत्र रूप से विमुद्रीकरण की सिफारिश करनी चाहिए थी और ये सरकार की सलाह से नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से दिमाग नहीं लगाया था। नागरत्ना ने कहा, मेरे विचार में 8 नवंबर की अधिसूचना द्वारा की गई नोटबंदी की कार्यवाही गैर कानूनी थी, लेकिन 2016 में होने वाली स्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता है। नोटबंदी कानून की विपरीत शक्ति का एक अभ्यास था और इसीलिए अवैध है। जिस तरह से इसे लागू किया गया था वो कानून के मुताबिक नहीं था। हालांकि बीवी नागरत्ना का कहना था कि निश्चित तौर पर नोटबंदी के पीछे नेक इरादे थे। इसने काले धन, आतंक के वित्त पोषण और जालसाजी जैसी बुराइयों को निशाना बनाया, लेकिन कानूनी तौर पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ताओं के तर्क का सार था, आरबीआई अधिनियम के मुताबिक विमुद्रीकरण की सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड से होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में केंद्र ने 7 नवंबर को आरबीआई को एक खत लिखकर ऐसी सिफारिश की सलाह दी थी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, केंद्र और आरबीआई के पेश किए गए दस्तावेजों और अभिलेखों को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये फैसला केंद्र सरकार की इच्छानुसार हुआ था। इसमें आरबीआई द्वारा कोई स्वतंत्र विचार नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और आरबीआई से जवाब तलब किया था। केंद्र सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक आरबीआई से विचार विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को
रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने कहा था कि आरबीआई एक्ट की इस धारा के तहत नोटबंदी की अनुशंसा आरबीआई से आनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार ने आरबीआई को सुझाव दिया था, जिसके बाद उसने इस फैसले की अनुशंसा की। उन्होंने कहा था कि इसमें 1946 और 1978 में नोटबंदी करने के लिए सरकारों को संसद में कानून पारित करवाना पड़ा था। चिदम्बरम ने इस मामले में केंद्र सरकार पर नोटबंदी के फैसले से जुड़े दस्तावेजों को कोर्ट के सामने नहीं रखने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि क्या सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में नियमों के तहत न्यूनतम सदस्यों की संख्या वाली शर्त पूरी की गई थी। आरबीआई की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील जयदीप गुप्ता अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने इस फैसले से जुड़ी वजह समझाई। आरबीआई ने भी ये बताया कि सेंट्रल बोर्ड मीटिंग के दौरान आरबीआई जर्नल रेगुलेशंस 1949 की कोरम से जुड़ी शर्तों का पालन किया गया था। रिजर्व बैंक ने बताया कि इस बैठक में आरबीआई गवर्नर के साथ साथ 2 डिप्टी गवर्नर और आरबीआई एक्ट के तहत नामित 5 निदेशक शामिल थे। ऐसे में कानून की उस शर्त का पालन किया गया था जिसके तहत 3 सदस्य नामित होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।